हेलो स्टूडेंट्स। तो इस वाले वीडियो लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वेक्टर्स के प्रोडक्ट के बारे में ना। तो 4 तरीके का वेक्टर प्रोडक्ट हम लोग पढ़ेंगे ओवरऑल, जिसमें से पहले 2 होंगे 2 वेक्टर्स के प्रोडक्ट, जिनमें पहला होगा डॉट प्रोडक्ट जिसको हम लोग स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। दूसरा होगा हमारा क्रॉस प्रोडक्ट जिसको हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट भी बोलेंगे। और इसके बाद फिर हम लोग 3 वेक्टर्स के प्रोडक्ट पढ़ेंगे, जिनमें एक होगा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट और फिर हमारा आखिरी वाला जो होगा दैट विल बी वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। ठीक है, तो अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे डॉट प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर से। 2 वेक्टर अगर मेरे पास हैं ए और बी, तो ए और बी को डॉट में ऐसे लिखने का ये रिप्रेजेंटेशन का तरीका है, ए बीच में डॉट और बी, है ना। और इसका डेफिनेशन है मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी मल्टीप्लाइड बाई कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन ए एंड बी। ये थीटा जो है, थीटा का जो वैल्यू है वो 0 से लेके पाई तक हो सकता है। ठीक है, इंक्लूडिंग 0 एंड पाई। 0 कब होगा? जब दोनों वेक्टर्स पैरेलल हो जाएंगे। पाई कब हो जाएगा? जब दोनों वेक्टर्स एंटी पैरेलल हो जाएंगे। तो थीटा जो है वो एंगल है, एंगल बिटवीन ए एंड बी। ये बात आपको पहले से पता होगी कि 2 वेक्टर के बीच का एंगल देखने के लिए हमको या तो इनिशियल पॉइंट सेम करना पड़ता है या फिर टर्मिनल पॉइंट सेम करना पड़ता है। जैसे अभी इस केस में ए और बी वेक्टर ये हैं, और मान लेते हैं कि ये जो वेक्टर इन दोनों लाइंस के बीच का जो एंगल है लेट्स से ये 150 डिग्री है। बट इस केस में ए वेक्टर का टर्मिनल पॉइंट और बी वेक्टर का इनिशियल पॉइंट सेम होने की वजह से हम लोग एंगल 150 नहीं बोलेंगे। पहले हम लोग को क्या करना पड़ेगा? पहले हम लोग को इनिशियल पॉइंट या टर्मिनल पॉइंट सेम करना पड़ेगा। तो अगर हम ए को आगे ट्रांसलेट कर देते हैं तो फिर ये वाला जो एंगल बन जाएगा 30 डिग्री, और इस केस में ए और बी के बीच का एंगल हम लोग 30 डिग्री लिखेंगे, है ना। एंगल को रिप्रेजेंट करने का मेथड एक ऐसा भी होता है, बीच में ऐसा इन्वर्टेड बी का साइन रहेगा। ठीक है, तो ये तो बात हो गई डेफिनेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट की। सो ए डॉट बी इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी, मॉड मीन्स मैग्नीट्यूड, है ना, इनटू कॉस थीटा। ओके, अब जैसे अगर हम बात करें कोई 2 वेक्टर मैंने लिया आई कैप और आई कैप। ठीक है, अब आई डॉट आई का डेफिनेशन के हिसाब से आई का मैग्नीट्यूड 1, आई का मैग्नीट्यूड 1 और कॉस ऑफ सेम वेक्टर के बीच का एंगल 0, तो कॉस ऑफ 0 डिग्री आंसर हो जाएगा 1। आई डॉट आई 1 हो जाएगा। ऐसे ही जे डॉट जे भी हम देखेंगे वो भी 1 के इक्वल आ जाएगा। के कैप डॉट के कैप भी क्या हो जाएगा? 1 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें आई डॉट जे की, तो आई और जे में जो एंगल है वो 90 डिग्री का है, तो कॉस ऑफ 90 क्या हो जाएगा? 0। ऐसे ही अगर जे डॉट के कैप की बात करें तो वो भी 0 हो जाएगा। के कैप डॉट आई कैप की बात करें तो वो भी 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो कुछ सिंपल से यूनिट वेक्टर जो हमारे होते हैं आई कैप जे कैप के कैप, उनके डॉट प्रोडक्ट्स हो गए। ठीक, अगर हम ऐसे जनरली कोई भी 2 वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट की बात करें, जैसे मेरे पास मान लेते हैं कि ये एक ए वेक्टर है जो लिखा है a1i प्लस a2j प्लस a3 के कैप, और दूसरा एक वेक्टर है बी जो लिखा है b1i प्लस b2j प्लस b3 के कैप, है ना। और मुझे a डॉट b फाइंड आउट करना है, मतलब a1i प्लस a2j प्लस a3 के कैप डॉट b1i प्लस b2j प्लस b3 के कैप। ठीक है, तो ऑब्वियसली ये जो पहला है, पहला कंपोनेंट हमारा a1 आई कैप, इसका तीनों के साथ में डॉट होगा, इन तीनों के साथ में। ठीक है, अब आई डॉट आई यहाँ पे मिलके बन जाएगा 1, तो a1 b1 बचेगा इधर, और आई डॉट जे आई डॉट के जो है वो 0 हो जाएंगे, जैसा कि हमने यहाँ पे देखा आई डॉट जे जे डॉट के आई डॉट के ये सब 0 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही बाकी सब देखोगे तो यहाँ पे आ जाएगा a2 b2 प्लस a3 b3। तो 2 वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करना ये काफ़ी आसान सी बात है ना। लाइक कंपोनेंट्स को आपस में हमने मल्टीप्लाई कर देना है और कुछ भी नहीं। ठीक है, लाइक कंपोनेंट्स मतलब आई कंपोनेंट का आई कंपोनेंट के साथ मल्टीप्लिकेशन, जे का जे के साथ, के का के के साथ। तो इस तरीके से हम लोग कंपोनेंट फॉर्म में अगर 2 वेक्टर लिखे होंगे हमारे पास तो उनका डॉट प्रोडक्ट हम कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, जैसे अगर हम एग्जांपल की बात करें
एग्जांपल मान लेते हैं मेरे पास ए वेक्टर है आई प्लस जे प्लस 2k कैप और बी वेक्टर है मेरे पास 3i माइनस 5j प्लस 6k कैप, है ना। तो अगर मुझे ए डॉट बी करना है तो सिंपल आई कंपोनेंट्स को मल्टीप्लाई करो, 3 इंटू 1 हो जाएगा 3, फिर जे 1 इंटू माइनस 5 हो गया -5, 6 इंटू 2 हो गया 12। तो आंसर हो गया हमारे पास 10। इस केस में ये डॉट प्रोडक्ट जो है वो पॉजिटिव आया। ऐसे भी हम लोग वेक्टर्स कंसिडर कर सकते हैं जहाँ पर डॉट प्रोडक्ट नेगेटिव आ जाए, जैसे आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप। मान लिया ये ए वेक्टर है, कोई सी वेक्टर उठाया मैंने, सपोज -5k कैप, ठीक है। अब मुझे ए डॉट सी करना है। ए डॉट सी क्या बन जाएगा, अभी आई कंपोनेंट का मल्टीप्लिकेशन 0, जे कंपोनेंट का भी मल्टीप्लिकेशन 0 और के कंपोनेंट का मल्टीप्लिकेशन हो गया -10। तो इस केस में जो है डॉट प्रोडक्ट वो नेगेटिव आ गया। ऐसे भी वेक्टर हम लोग कंसिडर कर सकते हैं, जैसे यहीं पर अगर मैं ए तो है ही मेरे पास आई प्लस जे प्लस 2k, और अगर मैं बी वेक्टर लेता हूँ, मान लेते हैं आई कैप और प्लस जे कैप माइनस के कैप, ठीक है। इस केस में अगर हम ए डॉट बी करें तो आंसर है देखो 1 + 1 - 2 = 0। तो डॉट प्रोडक्ट पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। क्या चीज़ है जो पॉजिटिव, नेगेटिव या जीरो बना रही है इसको? अगर हम डेफिनेशन पे जाएं, डेफिनेशन क्या लिखा था हमने यहाँ पे, ये डेफिनेशन रहा अपना, ए डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू मॉड ए मॉड बी इनटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन ए एंड बी, दैट इज कॉस थीटा, है ना। अभी कोई नॉन जीरो वेक्टर है हमारे पास, ए और बी अगर मेरे पास नॉन जीरो वेक्टर है, तो ये जो दोनों टर्म है मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी, ये तो जीरो होगा नहीं, ठीक है। या जीरो नहीं होगा, मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि नेगेटिव भी नहीं होगा, है ना। तो हमेशा ये चीज़ तो पॉजिटिव रहेगी फॉर द नॉन जीरो वेक्टर। इसका मतलब कि अब ये जो फैक्टर बच गया मेरे पास कॉस थीटा, ये कॉस थीटा रिस्पॉन्सिबल होगा कि कब हमारा डॉट प्रोडक्ट पॉजिटिव है, कब नेगेटिव है और कब वो जीरो है, ठीक है ना। अगर कॉस थीटा पॉजिटिव है तो डेफिनेटली ए डॉट बी जो है वो नॉन जीरो वेक्टर्स के लिए पॉजिटिव आएगा, कॉस थीटा नेगेटिव है तो नेगेटिव आएगा, और कॉस थीटा अगर जीरो है तो नॉन जीरो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट भी जीरो हो जाएगा, जैसा कि हमने ये एग्जांपल में देखा। ये जो मेरा थर्ड एग्जांपल था, ठीक है। इसमें वेक्टर्स कैसे हैं, ए वेक्टर नॉन जीरो वेक्टर है, बी वेक्टर भी नॉन जीरो वेक्टर है। जीरो वेक्टर उसको बोलते हैं जिसका मैग्नीट्यूड जीरो रहता है ना, बट फिर भी हमने देखा कि डॉट प्रोडक्ट क्या आ गया, जीरो। डॉट प्रोडक्ट जीरो क्यों हुआ, क्योंकि इन दोनों के बीच के एंगल का जो कॉस है वो हमारा जीरो है, दैट इज आई कैन से कि एंगल बिटवीन ए एंड बी इन दिस केस इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। तो इस बात को मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ समराइज करके, ठीक है। अगर इसको हम लोग समराइज कर लें, फॉर नॉन जीरो वेक्टर्स a and b, first point, a dot b greater than 0 implies that cos theta is greater than 0 and that is theta is acute angle, है ना। cos theta अगर, क्योंकि थीटा का जो वैल्यू है फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में वेरी करता है 0 से लेके 180 के बीच में, है ना। तो अगर cos थीटा पॉजिटिव है इसका मतलब कि थीटा जो है डेफिनेटली एक्यूट एंगल है। सेकंड पॉइंट अगर मैं बोलता हूँ ए डॉट बी इज़ नेगेटिव, ए डॉट बी अगर नेगेटिव है तो इसका मतलब cos थीटा नेगेटिव रहा होगा, और cos थीटा नेगेटिव तब होगा जब थीटा क्या हो जाएगा, ऑब्ट्यूज एंगल। और थर्ड जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ए डॉट बी अगर जीरो आ गया फॉर नॉन जीरो वेक्टर्स, है ना, देन वी कैन से थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, या फिर द वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है। तो ये तो बात हो गई डेफिनेशन की। अभी तक हमने देखा डॉट प्रोडक्ट का डेफिनेशन क्या है, ठीक है, ये रहा डेफिनेशन। फिर ये कॉस थीटा क्या होता है, यहाँ पर कॉस थीटा होता है कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन दोज टू वेक्टर जिनका भी हम लोग डॉट प्रोडक्ट कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। फिर डॉट प्रोडक्ट कैसे कैलकुलेट करना है दो वेक्टर्स के लिए, सिंपली यू हैव टू मल्टीप्लाई द लाइक कंपोनेंट्स एंड ऐड देम, है ना। फिर हमने ये देखा कि ये जो कॉस थीटा है ये डिसाइडिंग फैक्टर है
डॉट प्रोडक्ट को पॉजिटिव, नेगेटिव या जीरो हो जाने के लिए ना। ओके, जैसे एक चीज़ और मैं बोलूँ यहाँ पे, अगर लेट्स से अगर सिंपल एक क्वेश्चन दिया जाए ए डॉट बी इज इक्वल टू जीरो, और कुछ नहीं बताया हमें, सिंपल ये बोला कि दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट जीरो है, तो यहाँ पे क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, क्या क्या कंक्लूजन यहाँ से क्या क्या रेफरेंस हम लोग डिराइव कर सकते हैं। ए डॉट बी जीरो को होने का मतलब ऐसा हो सकता है कि जो ए वेक्टर है हमारा वो जीरो वेक्टर रहा हो, ऐसा हो सकता है कि ए वेक्टर जीरो रहा हो, ठीक है। या फिर और ऐसा भी हो सकता है कि ए जीरो ना रहा हो तो बी जीरो रहा हो, है ना। पहला केस ऐसा हो सकता है ए जीरो बी नॉन जीरो, दूसरा ऐसा सकता है बी जीरो ए नॉन जीरो, तीसरा ऐसा भी केस हो सकता है कि ए जीरो वेक्टर हो जाए साथ में बी वो भी जीरो वेक्टर हो जाए, या फोर्थ केस ऐसा हो सकता है कि ए वेक्टर और बी वेक्टर ये दोनों ही नॉन जीरो वेक्टर रहे हों, ठीक है, लेकिन ए और बी आपस में क्या रहे हों, परपेंडिकुलर। ये चार पॉसिबिलिटी हो सकती है अगर दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जीरो है, इसका मतलब या तो ए जीरो हो जाएगा बी नॉन जीरो, या फिर इसका रिवर्स बी जीरो ए नॉन जीरो, या दोनों ही जीरो हो गए। और चौथी पॉसिबिलिटी ऐसी भी हो सकती है कि दोनों ही नॉन जीरो हों लेकिन फिर भी उनके बीच का एंगल जो है वो 90 डिग्री हो जाए, तो वहाँ से कॉस 90 जीरो हो जाएगा, तो अल्टीमेटली जो है डॉट प्रोडक्ट भी जीरो हो जाएगा, ठीक है। बट अगर बोला जाए कि ए डॉट बी जीरो है साथ में ए और बी नॉन जीरो वेक्टर हैं, फिर तो वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ यही पॉसिबिलिटी बचती है कि ए और बी जो है वो परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैं, ठीक। अब हम आते हैं डॉट प्रोडक्ट की कुछ प्रॉपर्टीज़ के ऊपर, है ना। कुछ सिंपल सी प्रॉपर्टीज़ हैं जो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है, मैं उसको एक्सप्लेन कर दूँगा। जैसे पहला मैंने कर भी दिया है ना ऑलरेडी, आई डॉट आई जे डॉट जे के डॉट के ये सब 1 के इक्वल होगा, और आई डॉट जे लें या फिर जे डॉट के डॉट आई, है ना, इन सब के बीच का एंगल जो है वो 90 डिग्री है, तो इनका डॉट प्रोडक्ट जो है वो जीरो हो जाएगा, ठीक। सेकेंड पॉइंट लिखा है प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी इज इक्वल टू ए डॉट बी अपॉन मॉड ऑफ बी। इसको ऐसे याद रखना है, ए डॉट बी कैप, है ना। कभी भी किसी वेक्टर का प्रोजेक्शन दूसरे वेक्टर के ऊपर पूछा जाए, अगर ऑन बी पूछा तो बी के यूनिट वेक्टर के साथ डॉट ले लेना है, ठीक है। जैसे अगर बोला जाए मुझे प्रोजेक्शन ऑफ पी वेक्टर ऑन क्यू वेक्टर, तो किसके ऊपर प्रोजेक्शन देखना है, क्यू के ऊपर, तो क्यू को यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट करके पी के साथ में डॉट ले लिया, बस, ठीक है। अब ये ऐसा क्यों हो रहा है ना, प्रोजेक्शन का मतलब क्या है ये समझ लो एक बार। प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, ओके। मान लेते हैं ये ए वेक्टर है मेरे पास और ये अपने पास में कोई बी वेक्टर है, ठीक है। ए का प्रोजेक्शन बी के ऊपर, इसका मतलब ये हुआ कि अगर यहाँ पे अगर हम लोग एक टॉर्च जलाएं तो ये ए का शेडो बी के ऊपर कितना शेडो का लेंथ होगा, ये वाली चीज़, ये हो गया मेरा प्रोजेक्शन, ठीक है। अगर मैं इसको ओ बोलता हूँ, ये ए, ये पॉइंट बी और ये पॉइंट है मान लेते हैं पी, तो प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी जो है, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी ये है ओ पी लेंथ के इक्वल, है ना, ओ पी लेंथ। और ये ओ पी लेंथ हम कैसे लिख सकते हैं, अगर इन दोनों के बीच का एंगल वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल थीटा है, तो ये जो ओ पी लेंथ है इसको तुम लिख सकते हो, ये फिजिक्स में तुम बहुत बार करते हो, इसको लिखोगे मॉड ऑफ ए, ये ओ ए का लेंथ, है ना। चलो मैं ऐसे एक स्टेप और बढ़ा देता हूँ इसमें, तुम इसको लिखोगे ओ ए कॉस थीटा, और ओ ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इंटू कॉस थीटा आ गया। अगर इसी को मैं मैग्नीट्यूड ऑफ बी के साथ में मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूं तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा। अब ऊपर देखो क्या बन गया, ए डॉट बी और नीचे मॉड ऑफ बी, है ना। इसी को हम लिख सकते हैं ए डॉट बी कैप, सही है। तो इसलिए मैंने बताया इसको ऐसे याद रखो तुम। ये तो हो गया इसका प्रूफ, है ना। कोई भी वेक्टर का प्रोजेक्शन किसी दूसरे वेक्टर के ऊपर पूछा जाए तो जिसके ऊपर बोल रहे हैं
उसको यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट करके डॉट प्रोडक्ट ले लिया। ठीक है, तो ये दूसरा पॉइंट हो गया प्रोजेक्शन। फिर थर्ड पॉइंट क्या है? थर्ड पॉइंट ऑलरेडी वही हमने देखा, अगर ए वेक्टर ऐसा कुछ लिखा है, बी वेक्टर ऐसा लिखा है, तो डॉट प्रोडक्ट कैसे करना है ना। डॉट प्रोडक्ट ए डॉट बी इज सिंपली ए वन बी वन, ए टू बी टू, ए थ्री बी थ्री। ठीक है, बाकी ये यहाँ पे मॉड ऑफ ए क्या होता है, मॉड ऑफ बी क्या होता है, ये तुम्हें ऑलरेडी पता है। ठीक है, दिस इज सिंपली मैग्नीट्यूड। आगे बढ़ते हैं। फोर्थ पॉइंट क्या लिखा हुआ है? फोर्थ पॉइंट है द एंगल बिटवीन ए एंड बी इज गिवन बाई कॉस थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी अपॉन मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी। ये भी एक डॉट प्रोडक्ट का एप्लीकेशन बोल सकते हैं हम लोग, एप्लीकेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट को किस तरीके से हम लोग क्वेश्चन में यूज करेंगे, तो दो वेक्टर के बीच का एंगल फाइंड आउट करने के काम में लिया जा सकता है। कैसे? डॉट प्रोडक्ट का डेफिनेशन भाई सबको पता है, ए डॉट बी रहता है मॉड ए इंटू मॉड बी इंटू कॉस थीटा। अगर मुझे कॉस थीटा चाहिए तो बस कॉस थीटा इक्वल टू ए डॉट बी अपॉन मॉड ए इंटू मॉड बी हो गया, है ना। यहाँ से कॉस थीटा निकल के आ जाएगा, और एक बार कॉस थीटा मिल गया तो वहाँ से तुम थीटा कैलकुलेट कर ही पाओगे। ठीक, तो ये तो हो गया एंगल कैलकुलेट करने का फॉर्मूला, है ना। इसको याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी तुम्हें पता है ये चीज़। ओके, फिर ये फिफ्थ पॉइंट क्या लिखा? फिफ्थ पॉइंट ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके कि ए डॉट बी अगर पॉजिटिव है, ठीक है, ए डॉट बी अगर पॉजिटिव है तो इसका मतलब थीटा एक्यूट है। ए डॉट बी अगर नेगेटिव है तो इसका मतलब थीटा जो है वो ऑब्ट्यूज एंगल है। ठीक है, ये भी हम लोग डिस्कस कर चुके। फिर इसके बाद सिक्स पॉइंट में क्या लिखा हुआ है? सिक्स पॉइंट इज़ मॉड ऑफ ए प्लस बी वेक्टर और मॉड ऑफ ए माइनस बी वेक्टर दोनों एक साथ लिखा है ना, ये चीज़ है ना। ये कहाँ से आया देख लेते हैं एक बार। ये लिखा हुआ है मॉड ऑफ ए प्लस बी वेक्टर, है ना। तो एक बार चलो हम इसका स्क्वायर कैलकुलेट करें पहले। कोई भी वेक्टर के मॉड का स्क्वायर का क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ए डॉट बी के मॉड का स्क्वायर का मतलब, इसको मैं दो बार ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है ना। और यहाँ पे वन की जगह पे मैं लिख सकता हूँ कॉस ऑफ जीरो। तो बेसिकली ये है क्या, देखो ये है ए डॉट बी ए प्लस बी डॉट ए प्लस बी, ये चीज़ लिखी हुई है। ठीक है, तो ये बात तुम्हें हमेशा याद रखना है। यहाँ पे बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं क्वेश्चन में, कई बार ना किसी वेक्टर का स्क्वायर लिख देते हैं ऐसे कंफ्यूज करने के लिए। तो किसी वेक्टर के स्क्वायर का मतलब हुआ, कई बार मॉड लगाएंगे, कई बार मॉड नहीं भी लगाएंगे, है ना। अगर मॉड लगा है तो भी वही चीज़, मॉड नहीं लगा है तो भी वही चीज़ है, सेम चीज़ है ना। इसका मतलब ये हुआ कि उसी वेक्टर का खुद के साथ में डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, ये बात हमेशा तुम्हें याद रखनी है। ठीक, ये यहाँ पे मेंशन भी है, ये वाले पॉइंट में देख लो। ए डॉट ए का मतलब होता है ए स्क्वायर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है तुम्हारे लिए, ये यहाँ पर बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं ना, तो इसको तुम्हें ध्यान रखना है। अगर कहीं पे बोला गया पी वेक्टर का स्क्वायर, तो वेक्टर का स्क्वायर कुछ नहीं होता है ना, इसका मतलब है सिंपली पी डॉट पी। अगर कहीं बोला गया मॉड ऑफ पी वेक्टर का स्क्वायर, इसका मतलब भी वही हो गया पी डॉट पी। ठीक है, तो फिर अब देखें यहाँ पे ये क्या बन गया, लिखा हुआ है ए प्लस बी के मॉड का होल स्क्वायर, दैट इज ए प्लस बी का डॉट ए प्लस बी के साथ में। अब ये डॉट प्रोडक्ट अगर हम करेंगे तो हमें मिलेगा ए का ए के साथ में डॉट, तो मॉड ऑफ ए स्क्वायर प्लस ए डॉट बी, फिर बी का ए के साथ में बी डॉट ए, और बी का बी के साथ में डॉट करेंगे तो मॉड ऑफ बी स्क्वायर। सही है, तो मॉड ऑफ ए स्क्वायर हो गया प्लस मॉड ऑफ बी स्क्वायर हो गया, प्लस इनको देखो ये ए डॉट बी और बी डॉट ए सेम ही होते हैं ना, इसको हम लोग बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, जो यहाँ पे लिखी हुई है। देख लो प्रॉपर्टी नंबर 8 में। क्यों ऐसा क्यों होगा? क्योंकि ए डॉट बी का मतलब मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, और बी डॉट ए का मतलब मॉड बी इंटू मॉड ए इंटू अगेन कॉस थीटा। ए और बी के बीच का एंगल अगर थीटा है तो बी और ए के बीच का एंगल भी थीटा होगा, तो दोनों सेम ही तो है। इस प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। डॉट प्रोडक्ट जो है वो कम्यूटेटिव रहता है ना।
सो आई कैन राइट ट्वाइस ऑफ ए डॉट बी यहाँ पे, और ये क्या बन गया, मॉड ऑफ ए का स्क्वायर मॉड ऑफ बी का स्क्वायर प्लस 2, अगेन ये डॉट प्रोडक्ट का डेफिनेशन अप्लाई कर दिया इधर, मॉड ए मॉड बी इंटू कॉस थीटा। ठीक है, ये मॉड ऑफ ए प्लस बी के होल स्क्वायर का वैल्यू है, अगर रूट लेंगे तो यही चीज़ स्क्वायर रूट में आ जाएगी। सही है ना। तो यही वाली प्रॉपर्टी यहाँ पे लिखी थी, प्रॉपर्टी नंबर 6 में देख लो। बस यहाँ पे अगर माइनस लेके चलते तो इन दोनों जगह पे ऐसे माइनस रहता, माइनस, या फिर ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का डॉट उसके खुद के साथ, तो यहाँ पर माइनस आ जाता है, यहाँ पर भी माइनस आ जाता, ये -2a भी हो जाता है, यहाँ पर ये माइनस हो जाता है ना। ठीक है, तो ये इसका प्रूफ हो गया, प्रूफ ऑफ 6th प्रॉपर्टी। ठीक है, इसको देख लो, नोट कर लो। ठीक है, इसको मैं हटा देता हूँ फिर से। ओके, तो अभी तक कहाँ पहुँचे हम लोग, हमने देखा प्रोजेक्शन देख लिया, एंगल देख लिया, फिर ये एक्यूट ऑब्ट्यूज वाली कहानी हो गई। ठीक है, स्क्वायर वाली बात हो गई, कोई भी वेक्टर के स्क्वायर का मतलब उसका खुद के साथ में डॉट। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। अच्छा, अब इसके बाद आगे बढ़ें। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी देख ही लिया हमने। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के बाद में ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ये है, ए डॉट बी प्लस सी लिखा होगा तो ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी लिख सकते हैं ना। डॉट प्रोडक्ट कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर प्लस, इट कैन ऑल्सो बी डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर माइनस। ठीक, ओके, ये भी ऑब्वियस सी बात थी। नेक्स्ट क्या है, ए डॉट बी इक्वल टू 0 इम्प्लाइज दैट ए इज परपेंडिकुलर टू बी। एक चीज़ और देख लो, यहाँ पे बोथ साइड इम्प्लीकेशन लगा है बीच में ना, डबल साइडेड एरो, डबल साइडेड एरो। इसका मतलब कि ए डॉट बी अगर 0 है तो वो इम्प्लॉय कर रहा है कि ए और बी एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। ए और बी एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो वहाँ से हमें पता लग जाएगा कि डॉट प्रोडक्ट 0 है, दोनों एक दूसरे को इम्प्लाई कर रहे हैं ना। बट ऐसा तब होगा जब ए और बी ये दोनों के दोनों नॉन जीरो वेक्टर्स होने चाहिए, तो वो देखो आगे ब्रैकेट में यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है ना, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। ओके, फिर फाइनली ऐसा कुछ है, एम ए वैक्टर प्लस एन इंटू बी वैक्टर के साथ डॉट लें। ये एम और एन जो है वो स्केलर है, तो इसको हम लोग सीधे ऐसे बाहर लिख सकते हैं। डॉट प्रोडक्ट सिर्फ और सिर्फ किसका होगा, वेक्टर का होगा। स्केलर तो आपस में जैसे मल्टीप्लाई होता है, जैसे ट्वाइस ऑफ ए और थ्राइस ऑफ बी लिखा हुआ है, मुझे इसका डॉट लेना है ना, इसका डॉट लेना है, तो डॉट किसका होगा, ए और बी का। बाकी ये 2 और 3 तो आपस में सिंपली ऐसे मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 2 इंटू 3 6। ओके, तो ये आसान सी बात थी। आगे पढ़ें और क्या लिखा हुआ है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ए डॉट बी इज मॉड ए इंटू मॉड बी। कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ए डॉट बी होता है मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। अब इसका मैक्सिमम वैल्यू तब होगा जब कॉस थीटा ये क्या हो जाए मैक्सिमम, और कॉस थीटा का मैक्सिमम वैल्यू +1, तो वहाँ से ए डॉट बी का मैक्सिमम वैल्यू मॉड ए इंटू मॉड बी मिलेगा। मिनिमम वैल्यू माइनस टाइम्स मॉड ए इंटू मॉड बी हो जाएगा। ओके, ये थर्ड वाला पॉइंट क्या लिखा है, इसको देखो ज़रा ध्यान से। थर्ड पॉइंट क्या लिखा है, एनी वेक्टर ए कैन बी रिप्रेजेंटेड एज, कोई भी वेक्टर अगर ए है, ठीक है ना, तो उसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ए डॉट आई कैप इंटू आई कैप प्लस ए डॉट जे कैप इंटू जे कैप प्लस ए डॉट के कैप इंटू के कैप। अब ये क्या चीज़ है, देखो कोई भी वेक्टर अगर लिखा ए बराबर सपोज आई प्लस 2j प्लस 3k, तो इसका मतलब आई के साथ में यहाँ पर आई का कंपोनेंट क्या होता है, जो इसका इस वेक्टर का जो एक्स कंपोनेंट है या आई कंपोनेंट है ना, वो हम लिखते हैं आई कैप के साथ, वाई कंपोनेंट हम लिखते हैं जे कैप के साथ, और जेड कंपोनेंट हम लिखते हैं के कैप के साथ। ठीक है, अब किसी भी वेक्टर का मुझे आई कंपोनेंट अगर चाहिए, ठीक है, जैसे अगर मेरे पास कोई भी एक वेक्टर लिखा है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, सपोज ये आर वेक्टर है,
मुझे इसका आई कंपोनेंट चाहिए, ठीक है। तो अगर मैं सिंपल इसका आई के साथ में डॉट ले लूँ तो ये सिंपल एक्स बचेगा मेरे पास, ठीक है ना, बाकी सब जीरो हो जाएगा। तो ये आर डॉट आई कैप क्या हो गया, यही मेरा एक्स कंपोनेंट हो गया, ठीक है ना। तो बस वही कंपोनेंट के फॉर्म में लिखा है, ये देख लो। जब हम ए डॉट आई करेंगे, ए डॉट आई का मतलब कि ए का एक्स कंपोनेंट है ना, वही हम आई कैप के साथ लिखते हैं। ए डॉट जे का मतलब ए का वाई कंपोनेंट, वो जे कैप के साथ लिखा जाता है। और ए डॉट के का मतलब हो गया जेड कंपोनेंट, वो लिखा जाता है के कैप के साथ, ठीक है। तो ये सब कुछ प्रॉपर्टीज़ थी डॉट प्रोडक्ट की। डॉट प्रोडक्ट का एप्लीकेशन वगैरह भी इसमें आ गया, एप्लीकेशन जैसे फिजिकल एप्लीकेशन या ज्योमेट्रिकल एप्लीकेशन की बात करें तो ये प्रोजेक्शन हो गया है ना। और फिजिकल एप्लीकेशन वगैरह तुम्हें पता ही है, कुछ कुछ फिजिकल एप्लीकेशन जैसे तुम फिजिक्स में पढ़ते हो वर्क डन बाई अ फोर्स, है ना। अगर कोई फोर्स वेक्टर है मेरे पास एफ वेक्टर, और उस फोर्स की वजह से डिस्प्लेसमेंट मान लो ये डी एस वैक्टर है, ठीक है, तो जो हमारा वर्क डन होगा वो एफ डॉट डी एस हो जाएगा। ये भी डॉट प्रोडक्ट ही होता है। वर्क डन एक स्केलर क्वांटिटी, ये पता है ये सब तुम्हें, है ना। ओके, तो ये सब कुछ फिजिकल एप्लीकेशन और ज्योमेट्रिकल एप्लीकेशन हो गया। प्रॉपर्टीज़ वगैरह हमने देख ली, इसको नोट कर लेना अच्छे से। अब आते हैं हम लोग कुछ क्वेश्चन के ऊपर। ओके, तो जैसे हमें बोला गया क्वेश्चन, मान लेते हैं पहला, फाइंड एंगल बिटवीन आई प्लस जे प्लस के एंड 2i प्लस 2j प्लस के। इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल बताना है, ठीक है। तो अगर वो एंगल हम थीटा एज्यूम कर लें तो कॉस थीटा हम कैसे लिखेंगे, इन दोनों का डॉट यहाँ पर i प्लस जे प्लस के का डॉट किसके साथ 2i प्लस 2j प्लस के कैप डिवाइडेड बाई दोनों का मैग्नीट्यूड, i प्लस जे प्लस के का मैग्नीट्यूड √3, 2i प्लस 2j प्लस के का मैग्नीट्यूड √9, है ना। तो यहाँ से हो गया, ऊपर मल्टीप्लाई कर दें 2 प्लस 2 प्लस 1, ठीक है, ये डॉट प्रोडक्ट, और नीचे √9 हो गया 3 इंटू √3, ठीक है। तो कॉस थीटा आ गया अपने पास में 5/3√3, ये हो गया कॉस थीटा। हमें एंगल बताना है तो हमारा आंसर हो गया कॉस इनवर्स 5/3√3। ये एक्यूट एंगल या ऑब्ट्यूज एंगल, अगर पॉजिटिव है, डॉट प्रोडक्ट कैसा है हमारा पॉजिटिव है 5 के इक्वल, तो इसका मतलब कि ये जो एंगल है वो एक्यूट है, ठीक है। इस तरीके से हम एंगल कैलकुलेट कर सकते हैं। ऐसे प्रोजेक्शन वाला क्वेश्चन पूछा जा सकता है हमें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। जैसे ये पहला क्वेश्चन है, इस पहले वेक्टर का दूसरे वेक्टर के ऊपर प्रोजेक्शन। तो कैसे बताया मैंने कि जिसके ऊपर प्रोजेक्शन पूछना, किसके ऊपर, इसके ऊपर, तो इसको यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट करो। यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट करने के लिए मैग्नीट्यूड के साथ डिवाइड करना पड़ता है। मैग्नीट्यूड इसका देखना वो 3 आएगा, और फिर दोनों का डॉट ले लो, ठीक। आंसर अब इसके बाद लिख लो, ये अपॉन 3 तो रहेगा ही, फिर ऊपर 2 इंटू 1 -2 इंटू -2 -4, और 3 इंटू -1 हो गया -3, ठीक। 2 -7 हो गया -5/3, ठीक। अब यहाँ पे आंसर क्या बोलेंगे हम लोग, प्रोजेक्शन तो जो है वो लेंथ होना नहीं, है ना, और लेंथ हमेशा नॉन नेगेटिव रहता है ना, लेंथ या तो 0 हो सकता है या पॉजिटिव होगा। तो प्रोजेक्शन ऐसा नेगेटिव नहीं बोलेंगे। अगर आंसर नेगेटिव आ गया तो हम क्या बोलना है, उसका एब्सोल्यूट वैल्यू है ना। तो प्रोजेक्शन जो है वो हो गया 5/3, ठीक है। इस तरीके से हम प्रोजेक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं। देखते हैं आगे, अगला क्वेश्चन है, ए वेक्टर ये दे रखा है, बी वेक्टर दे रखा है, साथ में ये बताया कि इनके बीच का एंगल जो है वो एक्यूट है। अगर एंगल एक्यूट है तो जो डॉट प्रोडक्ट होगा ए और बी का, ए डॉट बी, वो लेस देन 0 होगा या ग्रेटर देन 0, इट विल डेफिनेटली बी ग्रेटर देन 0, ठीक। अब डॉट प्रोडक्ट लिया तो x इंटू एक्स प्लस 1 प्लस x -1 प्लस ए, ये होना चाहिए ग्रेटर देन 0। और क्वेश्चन में बोला है दिस शुड बी सेटिस्फाइड फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x, ठीक। तो यहाँ पे आया x² प्लस 2x
प्लस ए माइनस वन इज ग्रेटर देन जीरो। ठीक है ना, ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है जो कि बोल रहे हैं हमेशा जीरो या नहीं, जीरो से हमेशा बड़ा है ना। अब कोई क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन हमेशा ही ग्रेटर देन जीरो होने के लिए दो कंडीशन, एक तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव रहना चाहिए, तो वो तो ऑलरेडी सेटिस्फाइड है। दूसरा उसका जो डिस्क्रिमिनेंट है वो नेगेटिव रहना चाहिए, तो डी नेगेटिव कर दो, बी स्क्वायर माइनस फोर, ए का वैल्यू वन और सी की जगह पे लिखा है ए माइनस वन, ये होना चाहिए लेस देन जीरो। ठीक है, तो बस अभी इसको सॉल्व कर लेना है। ये हो गया फोर माइनस फोर ए प्लस फोर लेस देन जीरो, फोर ए इज ग्रेटर देन एट, ए इज ग्रेटर देन टू। ये हमारा आंसर हो गया, ए का वैल्यू पूछा जा रहा था। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर थीटा एंगल है यूनिट वेक्टर ए और बी के बीच का, ध्यान रहे ये यूनिट वेक्टर दे रखा है ना, तो हमें प्रूव करना है cos थीटा बाई टू इज इक्वल टू वन हाफ ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी। ठीक, तो हम देखते हैं पहले मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी क्या आएगा। मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी ये कैलकुलेट करना मेरे लिए आसान नहीं है, लेकिन इसका स्क्वायर कैलकुलेट करना मेरे लिए काफ़ी आसान है, क्योंकि मुझे पता है किसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के स्क्वायर का मतलब होता है उस वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट उसके खुद के साथ में, है ना, ए प्लस बी डॉट ए प्लस बी। यहाँ से आ जाएगा मेरे पास मॉड ए का स्क्वायर, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अप्लाई करो, प्लस ए डॉट बी प्लस बी डॉट ए, है ना, दैट विल बी टू ए डॉट बी प्लस मॉड बी का होल स्क्वायर। ए और बी जो है वो क्वेश्चन में यूनिट वेक्टर दिया, तो ये हो गया वन प्लस टू, मॉड ए वो भी वन, मॉड बी वन इंटू कॉस ऑफ थीटा, क्योंकि थीटा एंगल है ए और बी के बीच का। ठीक, यहाँ से ए प्लस बी के मॉड का स्क्वायर आ गया मेरे पास, टू कॉमन लेके वन प्लस कॉस थीटा, सही है। वन प्लस कॉस थीटा होता है टू कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू, तो मॉड ऑफ ए प्लस बी के मॉड का होल स्क्वायर इज इक्वल टू फोर कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू हो गया। और यहीं से अगर हम लोग स्क्वायर रूट कंसीडर करें दोनों साइड, तो हमें मिलेगा मॉड ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू टू कॉस थीटा बाई टू, फिर टू से डिवाइड कर देंगे दोनों साइड तो प्रूफ हो जाएगा, है ना। ये फर्स्ट पार्ट था, सेकंड पार्ट तुम खुद कर लेना। सेकंड पार्ट में बस यहाँ पे ए प्लस बी ना होके ए माइनस बी दे दिया है ना, तो बाकी सारा प्रोसीजर सेम है। यहाँ पर बस यहाँ चेंज आएगा, वन प्लस कॉस थीटा की जगह पे अब वन माइनस कॉस थीटा अपीयर होगा, और उसका फॉर्मूला हो जाएगा टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू। ठीक है, वो खुद करना। आगे क्वेश्चन है फोर्थ, इफ थ्री यूनिट वेक्टर्स, ओके, ए बी और सी जो है वो तीनों के तीनों यूनिट वेक्टर हैं, और इस तरीके से कि इन तीनों का जो रिजल्टेंट है, तीनों का जो सम है वो जीरो है। ओके, अब इसी से तुम इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके होते हैं ना, एक तो ज्योमेट्रिकली तुम क्वेश्चन को कर सकते हो। ए प्लस बी प्लस सी अगर जीरो है तो तुरंत तुम्हें समझ में आ जाना चाहिए कि ए प्लस बी प्लस सी जीरो होने का मतलब, अगर ये ए वेक्टर, ये बी वेक्टर, ये सी वेक्टर जहाँ से चले वहीं पहुँच गया, तो ये ट्रायंगल बन गया है ना बेसिकली। और साथ में ये भी बताया कि मॉड ऑफ ए इक्वल टू मॉड ऑफ बी इक्वल टू मॉड ऑफ सी, तीनों के तीनों किसके इक्वल है, वन के इक्वल है, यूनिट वेक्टर है। तो इसका मतलब कि ये जो ट्रायंगल है ये इक्विलैटरल ट्रायंगल बन गया, और इक्विलैटरल ट्रायंगल बन गया तो उसके इंटीरियर एंगल सबके सब जो है वो कितने हो जाने चाहिए, 60-60। पूछा क्या है, ए और बी के बीच का एंगल, तो ए और बी के बीच का एंगल ये 60 तो हम बोलेंगे नहीं, क्योंकि वेक्टर ए और वेक्टर बी का टर्मिनल पॉइंट सेम है नहीं। तो क्या कर सकते हैं हम लोग, वेक्टर बी को अगर मैं पीछे की तरफ ट्रांसलेट कर दूँ ऐसे, ये वेक्टर बी बना दूँ, तो ये पॉइंट अब वेक्टर बी और ए का कॉमन टर्मिनल पॉइंट हो जाएगा, जिसमें ये वाला एंगल हो जाएगा 120। तो ज्योमेट्रिकली बिना कुछ किए ही हम लोग इसका आंसर बता सकते हैं। आंसर जो है वो एंगल बिटवीन ए एंड बी इज इक्वल टू 120 डिग्री।
ये तो पहला मेथड हो गया इसको करने का। और क्या तरीका हो सकता है? सेकंड मेथड, ए और बी के बीच का एंगल पूछा है ना, तो जिन दो वेक्टर के बीच का एंगल पूछा जाए, हमेशा तुम्हें ऐसे सोचना है कि उन दोनों के बीच में डॉट प्रोडक्ट कैसे आए। ठीक है, गिवन है ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, तो हमने इसको ऐसे लिख लिया, सी को दूसरी साइड ट्रांसफ़र कर दिया। क्योंकि मुझे ए और बी के बीच का एंगल चाहिए, तो मैं सोचूंगा कि ए और बी में डॉट प्रोडक्ट कैसे बनेगा। ये करने के बाद हम लोग इसका स्क्वायरिंग कर लेते हैं बोथ साइड। जब स्क्वायरिंग करेंगे तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू माइनस सी का होल स्क्वायर या सी का होल स्क्वायर, ये हो गया। मैंने पहले ही बताया था वेक्टर के स्क्वायर का मतलब वेक्टर का खुद के साथ में डॉट। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? मॉड ए का स्क्वायर प्लस मॉड बी का स्क्वायर प्लस 2a डॉट बी इज इक्वल टू मॉड ऑफ सी का स्क्वायर। यूनिट वेक्टर दिया हुआ था, तो ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा, कैंसिल हो गया। यहाँ से 2a डॉट बी इक्वल टू -1 आ गया। इसको जब हम दूसरी तरफ ट्रांसफ़र किए तो, क्योंकि मॉड ऑफ बी 1 है, तो यहाँ से ट्वाइस ऑफ मॉड ए मॉड बी 1 इंटू कॉस थीटा इक्वल टू -1, तो यहाँ से कॉस थीटा आ जाता है -1/2, और फिर से जो थीटा है वो निकल के आ जाएगा 120 डिग्री। ठीक है, तो कभी भी क्वेश्चन में दो वेक्टर के बीच का एंगल पूछा जाए तो तुम्हें उन दोनों के डॉट प्रोडक्ट के बारे में सोचना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ए बी सी आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर। म्यूचुअली का मतलब हो गया इनमें से कोई भी दो आपस में कंसीडर करें तो वो दोनों आपस में परपेंडिकुलर हो जाएगा ना। मतलब ए परपेंडिकुलर टू बी, इसका मतलब ए डॉट बी बराबर 0। ए परपेंडिकुलर टू सी ऑल्सो, इसका मतलब ए डॉट सी भी 0 है। एंड बी परपेंडिकुलर टू सी, इट मीन्स बी डॉट सी 0। ये तीनों चीज़ें गिवन है। ठीक, हमसे पूछा इन दो वेक्टर के बीच का ए और ए प्लस बी प्लस सी के बीच में एंगल बताओ। तो फिर वही हम लोग इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट कंसिडर करेंगे। ए डॉट ए प्लस बी प्लस सी क्या लिखेंगे हम लोग? ऐसे मॉड ए इंटू ए प्लस बी प्लस सी का मॉड इंटू कॉस ऑफ थीटा। सही है। अब देखो इक्वल मैग्नीट्यूड है ना, सबका मैग्नीट्यूड जो है वो इक्वल है। ओके, तो यहाँ से ए डॉट ए प्लस ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी इज इक्वल टू मॉड ए इंटू मॉड ऑफ ए प्लस बी प्लस सी इंटू कॉस ऑफ थीटा, ये बन गया। ठीक, ये दोनों टर्म 0 हो गए, और फिर यहाँ से ये भी कैंसिल हो गया। ए डॉट ए, ठीक है, ये मॉड ए का होल स्क्वायर हो गया, सॉरी कैंसिल नहीं होगा ये। नेक्स्ट स्टेप में ऐसे में लिख देता हूँ, मॉड ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ ए प्लस बी प्लस सी इंटू कॉस ऑफ थीटा। ठीक, ओके। अब यहाँ से एक तो ये मॉड ऑफ ए कैंसिल हुआ, फिर इधर से कॉस ऑफ थीटा बन जाता है मॉड ऑफ ए अपॉन मॉड ऑफ ए प्लस बी प्लस सी। ठीक, अब ये मॉड ऑफ ए प्लस बी प्लस सी कैसे कंसिडर करें, कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो इसके लिए, ठीक है, इसको यहीं पे रखने दो, इसको इक्वेशन 1 बोल दिया हमने। अब ये मॉड ऑफ ए प्लस बी प्लस सी कैलकुलेट करने के लिए इसका होल स्क्वायर कर लो। ओके, फिर से किसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर का मतलब उस वेक्टर का डॉट उसके खुद के साथ, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी डॉट ए प्लस बी प्लस सी, वो पूरा एक्सपेंड करेंगे तो बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, बेसिकली तो ऐसे मॉड लगाना चाहिए, लेकिन अगर मॉड नहीं भी लगाया तो उसका मतलब वही है। ठीक है ना, प्लस ट्वाइस ऑफ, यहाँ पे बनेगा ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए। ठीक है, और ये पूरा फैक्टर जो है वो 0 बन जाएगा, क्योंकि म्यूचुअली परपेंडिकुलर दिया हुआ था। तो यहाँ से
ओके, एक चीज़ और क्वेश्चन में गिवन है कि सबका मैग्नीट्यूड बराबर है, यानी कि मॉड ऑफ ए बराबर मॉड ऑफ बी बराबर मॉड ऑफ सी बराबर अल्फ़ा मान लो, ठीक है ना। तो इधर से मॉड ऑफ ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू अल्फ़ा स्क्वायर अल्फ़ा स्क्वायर अल्फ़ा स्क्वायर 3 अल्फ़ा स्क्वायर, और जब रूट लेंगे तो √3 इंटू अल्फ़ा ही आ जाएगा, ठीक है। तो अगर इसको इक्वेशन 1 में उठा के पुट करें, ठीक है, तो मॉड ऑफ ए को हमने अल्फ़ा माना था, अल्फ़ा, और डिवाइडेड बाई ये √3 इंटू अल्फ़ा है, अल्फ़ा अल्फ़ा कैंसिल, तो इधर से कॉस थीटा बराबर 1/√3 बन गया, और फिर थीटा हमसे पूछा था तो वो हो गया कॉस इनवर्स 1/√3। ये हो गया आंसर, ठीक है। कभी भी दो वेक्टर के बीच का एंगल पूछ रहा है तो हम उनके डॉट प्रोडक्ट को कैलकुलेट करेंगे, बस यही इतनी बात याद रखनी है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 है, अगर दो नॉन जीरो वेक्टर, दो नहीं तीनों नॉन जीरो वेक्टर है ए बी और सी, फॉर नॉन जीरो वेक्टर्स ए बी एंड सी, ए डॉट बी इक्वल टू ए डॉट सी का क्या मतलब है, ये पूछा गया, ठीक। ये क्वेश्चन कंसिडर करने का क्या रीजन है वो भी समझ में आएगा। ए डॉट बी बराबर ए डॉट सी लिखा हुआ है। कभी भी जैसे अभी हम वेक्टर तो छोड़ो, अगर हम सिंपल अलजेब्रा की बात करें, एक्स इंटू वाई बराबर एक्स इंटू जेड लिखा है, ठीक है, और साथ में ये अगर पता लग गया कि x जो है वो जीरो नहीं है, तो हम लोग क्या करते हैं, सिंपली x को ऐसे कैंसिल कर देते हैं और बोलते हैं कि इसका मतलब y बराबर z होगा, ठीक है ना। वैसे तो ये कैंसिलेशन हम बोलते हैं अलजेब्रा में भी, इवन अलजेब्रा में भी ऐसा बोला जाता है कि कैंसिलेशन अवॉइड करो, है ना, हमेशा उनको एक साइड में लेके आओ, फैक्टर बनाओ और फिर देखो, तो यहाँ से x बराबर जीरो हो सकता है या फिर y बराबर z हो सकता है। लेकिन अगर क्वेश्चन में बोला कि x जीरो नहीं है तब तो डेफिनेटली जो है वो y z के इक्वल होगा। ये बात हो गई अलजेब्रा की, ठीक है ना। वेक्टर में क्या होगा, वेक्टर में अगर a डॉट बी बराबर a डॉट सी लिखा है और साथ में अगर ये तुम्हें बताया जाए कि a जीरो नहीं है, तब भी तुम a को ऐसा कैंसिल करके b बराबर c नहीं बोल सकते, ठीक है। कैंसिलेशन नहीं होगा वेक्टर में, ये बात हमेशा याद रखना है, ठीक है। एग्जाम्पल देखो इसका, जैसे मान लो ए वेक्टर है मेरे पास i प्लस जे प्लस के, ठीक है, ये हो गया ए वेक्टर। बी वेक्टर है मेरे पास i कैप और सी वेक्टर है मेरे पास के कैप, ठीक। अगर मैं ए डॉट बी करूँ यहाँ पे तो आंसर आएगा 1, और अगर मैं ए डॉट सी कैलकुलेट करूँ तो उसका आंसर भी आएगा 1। इसका मतलब क्या हुआ, ए डॉट बी बराबर ए डॉट सी है, लेकिन क्या बी और सी बराबर है, ए नॉन जीरो वेक्टर लिया था मैंने, तो अगर मैंने ये कैंसिल कर भी दिया, जो कि मैं बोल रहा हूँ कि वो गलत प्रोसीजर है, तो क्या मिल गया मुझे, बी बराबर सी। लेकिन देखो यहाँ पे बी और सी दोनों डिफरेंट है, ठीक। तो ये इंपॉर्टेंट बात है, याद इसको ऐसे रखना है तुम्हें कि कभी भी कैंसिल आउट नहीं करना है ना डॉट प्रोडक्ट में। तो अगर कैंसिल आउट नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा, तो देखो कैसे करेंगे इसको। ए डॉट बी इक्वल टू ए डॉट सी का मतलब हो गया ए डॉट बी माइनस ए डॉट सी इज इक्वल टू जीरो। इसका मतलब हुआ ए डॉट बी माइनस सी इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। फिर दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट अगर जीरो हो गया, तो दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जीरो हो जाने का मतलब कि या तो उन दोनों में से कोई एक कम से कम नॉन जीरो वेक्टर हो, सॉरी जीरो वेक्टर हो, या फिर उनके बीच का एंगल जो है वो 90 डिग्री हो जाए, ठीक है ना, या फिर उनके बीच का एंगल जो है वो 90 डिग्री हो जाए। तो यहाँ पर अगर ये बोला है कि ए बी सी और ये सब नॉन जीरो वेक्टर है, अगर ए नॉन जीरो वेक्टर है, ठीक है, साथ में अगर ये भी बताया कि बी और सी भी इक्वल नहीं है, ठीक है ना, तो फिर और क्या हो सकता है, ये अगर नॉन जीरो वेक्टर है तो या तो बी माइनस सी जीरो वेक्टर हो जाए, या फिर ए और बी माइनस सी जो है वो परपेंडिकुलर हो जाए, ठीक है। और बी माइनस सी जीरो होने का मतलब कि या तो बी बराबर सी वेक्टर होगा, या फिर ए जो है वो बी माइनस सी के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो हमेशा कैंसल आउट नहीं करना है, ठीक है,
ऐसा हो सकता है किसी केस में कि b बराबर c हो जाए, ठीक है ना, लेकिन ऐसा हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया कुछ क्वेश्चन, डॉट प्रोडक्ट कंप्लीट हो गया, कुछ बेसिक क्वेश्चंस कर लिए। तो इसके नेक्स्ट वाले लेक्चर में हम लोग डॉट प्रोडक्ट से रिलेटेड कुछ और भी प्रॉब्लम्स कर लेंगे, और उसके बाद फिर हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट, दो वेक्टर का देखेंगे। ठीक है, तो बस ख़त्म करते हैं। ओके, बाय बाय, टेक केयर।